हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई बहुत ही प्यारी सी कहानी रिक्शे वाली। उस दिन पश्चिम एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे लेट हो गई। पहले तो दिल्ली स्टेशन पर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। खैर वह तो कोई बात नहीं, पर मथुरा पहुंचकर घर कैसे जाएगी पूर्णिमा, किसी से कहा भी नहीं है। 7 बजे तो बड़ी आसानी से अकेले ही रिक्शे पर सवार होकर घर तक जाया जा सकता है, परंतु अब तो गाड़ी 10 बजे तक पहुंच पाएगी। तब क्या होगा? अभी तो 9 ही बजे थे। इस समय तक यात्रा पूरी हो जाती तो कितना अच्छा होता। वह अपनी अटैची बंद करके पास ही रखकर इस तरह खड़ी हो गई मानो स्टेशन आने ही वाला है। अन्य यात्रियों पर दृष्टि डाली तो वे तो बड़े निश्चिंत से लगे। पता नहीं वही इतनी बेचैन क्यों हो उठी है। अच्छी खासी रिजर्व सीट खाली पड़ी है और वह है कि खड़े खड़े ही अपने को थका रही है। आखिर प्रतीक्षा पूरी हुई। मथुरा जंक्शन आ गया तो उसने चैन की सांस ली। चलो रेल यात्रा तो पूरी हुई, पर अटैची हाथ में लिए स्टेशन से बाहर आई तो रिक्शे वालों ने उसे घेर लिया। उनके रिक्शे कुछ दूरी पर एक और खड़े हुए थे, पर वे सब के सब यात्रियों के इर्द गिर्द छाए हुए थे। आज कोई परिचित यात्री भी नहीं दिखाई दिया और उसका परिचित कोई रिक्शे वाला भी नहीं था। तभी रिक्शे वालों के बीच में से एक नारी का स्वर फूटा, बहन जी मेरे रिक्शे में चलिए। पूर्णिमा ने समझा किसी रिक्शे वाले का स्वर नारी जैसा होगा, पर जब उसने अच्छी तरह देखा तो कमीज पैंट पहने, कमर पे दुपट्टा बांधे वह तो एक दुबली पतली नारी थी। वह उसके साथ चल दी, कम से कम रिक्शे वालों के घिराव से तो बच जाएगी। परंतु शंकाओं ने घेर लिया। यह तो नारी है, अगर रिक्शे में किसी ने लूट की तो यह कैसे बचाएगी? कौतूहल भी हुआ कि यह रिक्शा कैसे चला पाएगी। घर तो दूर है, फिर भी वह उसी के रिक्शे में बैठ गई। पूर्णिमा की व्याकुलता तो थम गई, परंतु मिटी नहीं। ओह, यह रिक्शे वाला की जगह वाली। आश्चर्य, एक नारी रिक्शा चला रही है। यह रिक्शे की सीट पर पूरी तरह बैठ नहीं पाती है। दुबली पतली देह कोमलता से कभी दाएं कभी बाएं लचकती हुई चल रही थी। सड़क की रोशनी में और कभी अंधेरे में रिक्शा के पहिए चलते ही जा रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर रिक्शा का हैंडल पकड़ लिया। पूर्णिमा तो डर गई। लो आ गए लुटेरे, अब तो इसका पर्स और अटैची कुछ भी नहीं बचेगा। शायद सोने की जंजीर भी छिन जाए। वह वास्तव में भयभीत हो गई थी, पर रिक्शे वाली ने रिक्शा रोक लिया था और 10 रुपए का नोट उसको देकर रिक्शा आगे बढ़ाया तो वह व्यक्ति बोला, ला पारो ला, मेरा टैक्स तो दे। दे तो दिया, पारो ने कहा। 10 और दे, उसने कहा। यह मुसीबत शीघ्र टल जाए इसलिए पूर्णिमा ने अपने पर्स से 10 रुपए का नोट उसको देकर कहा, लो 10 और लो और रिक्शा को जाने दो। अब रिक्शा घर की ओर बढ़ा तो पूर्णिमा ने पारो से पूछा, तुम्हें मेरा घर मालूम था क्या? हाँ बहन जी, मैं तो आपको जानती हूँ। आपके घर के पीछे वाले मोहल्ले में रहती हूँ और आपको अक्सर रिक्शे में जाते देखती हूँ। आप ही आज पहली बार मेरे रिक्शे में बैठी हैं। अच्छा पारो, तुम्हारा नाम पारो है, यह तो मैंने समझ लिया, पर तुमने रिक्शा ही चलाना क्यों पसंद किया? रात को भी चलाती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह जाने लगी तो पूर्णिमा को ध्यान आया कि रास्ते में जो आदमी मिला था वह कौन था, तो उसने पूछ ही लिया, पारो वह आदमी कौन था? तुमने उसके कहने से रिक्शा क्यों रोक दिया? सीधी क्यों नहीं चलती आई? बहन जी, सीधी कहाँ चल पाती, यह तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। रोज रिक्शा रोककर टैक्स तो वह वसूल ही लेता है। घर आकर भी पूर्णिमा उसे भूल नहीं पाई। एक दिन प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकली तो छावनी स्टेशन की तरफ चली गई। वहाँ पारो प्लेटफॉर्म पर अपने दोनों बेटों को नल के नीचे स्नान करा रही थी। इस समय वह सलीके से साड़ी पहने हुई थी, चेहरे पर नारी सुलभ कोमलता थी। पूर्णिमा उसे देखते हुए कुछ देर खड़ी रही। जब उसने बेटों को स्कूल की ड्रेस पहनाकर तैयार कर दिया, तब पारो का संबोधन सुनकर उसने पूर्णिमा को देखकर नमस्कार किया। पूर्णिमा ने पूछा, तुम बच्चों को यहाँ क्यों नहलाती हो? घर में पानी का प्रबंध नहीं है, यहीं से ले जाती हूँ। ये स्कूल जाएंगे इसलिए नहला रही हूँ। बहन जी,
आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानती। अगर 10वीं भी पास कर ली होती तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती, रिक्शा तो नहीं चलाना पड़ता। उसका दर्द मेरे हृदय को छू गया। पूछा, तुम्हारा पति क्या कुछ भी नहीं करता है? करता होता तो क्या बात थी। सबने मुझसे कहा कि एक रिक्शा खरीद दो तो यह उसे चला लेगा, पर उसने तो उसका हैंडल तक पकड़कर नहीं देखा। तब मैंने ही सीखा और चलाया। पूर्णिमा पारो से बहुत प्रभावित हुई। दोनों की नाम राशियाँ भी एक थी, शायद इसलिए। पूर्णिमा भावुक थी इसलिए, और नारी में श्रेष्ठ गुणों का समावेश देखना उसके संस्कार में था इसलिए भी। आज उसने पारो से एक लंबा अनुबंध कर लिया। वह रोज ऑफिस जाएगी तो उसके ही रिक्शे में। कुछ दिन बाद पूर्णिमा फिर मथुरा छावनी स्टेशन की ओर घूमने चली गई। आज स्वयं पारो स्टेशन के नल पर खुले में नहा रही थी। पूर्णिमा को आश्चर्य हुआ। पारो उसे देखकर संकुचित हो गई। पूछने पर बताया कि कल रात उसके शराबी पति ने बहुत मारा है। रक्त से लाल हो रही गीली साड़ी पीठ पर से हटाकर दिखाया तो वहाँ घाव ही घाव थे। पूर्णिमा सिहर उठी। उसे उस दिन की बात याद आ गई जब एक आदमी ने रिक्शा रोक लिया था। उसने पूछा, पारो, उस दिन जिस आदमी ने रिक्शा रोका था वह कौन था? वही मारा खसम था मेरा। उसे तो शराब पीने को रोज़ पैसे चाहिए। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब सवारी बैठी हो और वह आ जाए तो मैं शर्म से गड़ जाती हूँ। पर क्या करूँ, सब तो यही समझेंगे कि इसके साथ मेरा गलत रिश्ता है। मैं ऐसा नहीं सोचती पारो, लेकिन एक सलाह देती हूँ, तुम उसको तलाक दे दो। मैं भी कभी कभी ऐसा ही सोचती हूँ, पर बहन जी, तलाक तो तब दूँ जब दूसरे का करने का मन हो। फिर मुझे तो दूसरा पति मिल भी जाएगा, पर बेटों को बाप तो नहीं मिल पाएगा ने। इन मासूमों पर कोई अत्याचार करे वह मैं कैसे सहन करूँगी? वह मेरे लिए तो बहुत बुरा है, पर बेटों को बहुत प्यार करता है। मैं इसी में जी पाती हूँ। फिर भी कभी कभी लगता है कि मर जाऊँ तो सबसे पीछा छूट जाए। इसी समय उसके दोनों बेटे स्कूल की ड्रेस में तैयार होकर स्कूल का बैग पीठ पर डाले वहाँ आ गए तो पूर्णिमा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। तो तुम लोग स्कूल जा रहे हो, नाश्ता तो कर लिया है ना? बड़े बेटे ने बताया कि उसने पराठे बनाए थे, वे ही खा लिए और अम्मा बाबू के लिए रख दिए हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो, पूर्णिमा के मुंह से निकल गया। पारो हंसती हुई निहाल हो गई, बोली, इन्हीं के ऊपर तो मैं जी रही हूँ बहन जी। हंसती हुई पूर्णिमा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।